मेरा निवेदन है राकेश भैया, मेरा निवेदन है भैया से कृपया आए मंच पे और पवन भैया का स्वागत करने का कष्ट करें। तो उस नाते मैं थोड़ी सी चुनाव की बातें कर लूँ, इसकी आपसे अनुमति ले लेता हूँ। तो मित्रों, एक ऐसा समय है हमारे सभी अग्र समाज के, हमारे वैश्य समाज के जो अग्रज हैं, जो प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं हमारे मंच पर बैठे हैं, और मैं समझता हूँ कि जो हु इज एंड हु ऐसे हमारे समाज के लोग, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े व्यापारी और समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं, वो सब यहाँ पर बैठे हैं। मित्रों, ये जो चुनाव है एक इस तरीके का चुनाव है जो काशीपुर के विकास की दशा और दिशा को तय करने वाला है। हम लोग अपने आप को कहीं ना कहीं एनडी तिवारी से जोड़ते हैं। तिवारी जी काशीपुर का विकास करने में जो उनका एक योगदान है उसे नहीं भुलाया जा सकता। जब तक तिवारी जी को काशीपुर से मान सम्मान मिलता रहा, काशीपुर हमारा फलता फूलता रहा। कहीं ना कहीं पूरे आसपास के इलाके में वो चीज़ें, स्टेडियम हो, डिग्री कॉलेज हो, इंटर कॉलेज हो, रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डा हो, क्या क्या नहीं चीज तिवारी जी के द्वारा दी गई। क्योंकि मित्रों, जब तक हमारा नेता बड़ा नहीं होगा या वो करने में सक्षम नहीं होगा, तब तक क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। आज हम लोगों ने फिर महसूस करा, कहीं ना कहीं तिवारी जी हम लोगों से थोड़ा सा नाराज हुए, काशीपुर का विकास होगा। आज भी हम लोग उस विकास को कहीं ना कहीं समझौते हैं। हमारे 20 साल से हमारे विधायक हैं, हमारी मेयर है। काशीपुर के विकास में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप लोग देखें, अभी धामी जी के आने के बाद काशीपुर के विकास को और ज़्यादा पंख लगे, क्योंकि माननीय पुष्कर धामी जी को काशीपुर के प्रति कहीं ना कहीं अपना तो है, हर व्यक्ति से उनका एक अपना प्रेम है। अभी हमने देखा कि महादेव नहर के जो एक कमलीकरण से एक बाईपास का निर्माण, शहर के अंदर जाने वाली भूल का, उसका अभी कमलीकरण हो रहा है। साथ में जेल पे एक मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण, अभी नई यहाँ पे तहसील का, जिसमें सारे ऑफिस एक जगह आने वाले हैं, उसके लिए बजट सैंक्शन हुआ है। तो ऐसी एक फ्लाईओवर हमारा बनके तैयार हो चुका है और दूसरा फ्लाईओवर भी अब तेजी से बनने जा रहा है। इसके अलावा एक बाईपास काशीपुर का, जो कि हमें दिल्ली से कहीं ना कहीं बहुत नज़दीक लेके आने वाला है, रामनगर रोड का, उसका 4 लेनीकरण, इस तरह के बहुत से विकास कार्य काशीपुर में चल रहे हैं। लेकिन काशीपुर के लोगों को कहीं ना कहीं और विकास की इच्छा है। हमें लगता है हमारा शहर और स्वच्छ होना चाहिए, हमारे शहर का और विकास होना चाहिए। जब विकास की हम इच्छा करते हैं तो विकास के लिए फंड चाहिए, और विकास के लिए फंड लाने की यदि सक्षमता है तो कहीं ना कहीं मैं महसूस करता हूँ हमारे मित्र दीपक बाली में, क्योंकि दीपक बाली जी का पुष्कर धामी जी के साथ जो मित्रता है या एक डायरेक्ट कनेक्शन है, वो सब जग जाएगा। और हम लोग भी मानते हैं कि यदि दीपक बाली जी हमारे एक ऐसे शख्स हैं कि जो हमारे लिए अतिरिक्त फंड लाने में सक्षम है। और जब भी दीपक बाली जी से बात होती है तो उनके एक मन में भाव रहता है कि कैसे काशीपुर को विकास करूं, और उस व्यक्ति में एक कहीं ना कहीं विजन है, जैसा मैंने पर्सनली महसूस करा। और उसमें वो काबिलियत है, अधिकारियों से काम कराने का जज्बा हो या किसी काम को कार्य करने के ले जाने की जिद हो, उस व्यक्ति में है। तो मैं तो पर्सनली यही महसूस करता हूँ, जब उन्होंने मुझे अपना चुनाव संयोजक बनाया, पार्टी के नाते तो मेरा फर्ज था ही था, लेकिन मैंने स्वयं भी महसूस करा कि यदि मुझे अपने शहर का विकास करना है, यदि मुझे अपने शहर को पूरा स्वच्छ, सुंदर और वैसे ही बनाना है जैसा हम काशीपुर के लोग हमेशा अपने मन के अंदर भाव रखते हैं कि रुद्रपुर से या आसपास के क्षेत्रों से हमारा काशीपुर विकास की दौड़ में पीछे क्यों है, तो हमें अपने यहाँ एक इस तरीके के जुझारू और जिसके अंदर ऊर्जा हो, उस तरीके के नेता को लाना पड़ेगा। ये मेरे मन का भाव है। देखिए, बाकी सब निर्णय आप लोगों के हैं। तो मैंने, चूंकि चुनाव का समय है भारतीय जनता पार्टी का,
मैं भी तो मैंने इस बात की शुरुआत उस बात से करने की कोशिश की है और मैंने अपने महासंघ हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि नरेश बंसल जी आए हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और मैं चाहूँगा कि इस अवसर पर जो उनके द्वारा बुखार बिन से हमें सुनने को मिले वचन, वो हमारे लिए अंगड़ी होंगे। मैं एक छोटा सा वैश्य समाज का कार्यकर्ता कह लिए, पदाधिकारी कह लिए, उन्होंने कुमाऊं का मुझे अध्यक्ष बनाया था लगभग 1 साल पहले। तो मुझे लगता था कि काशीपुर में विभिन्न संगठनों के रूप में यहाँ पे कार्य चल रहा है। अग्रवाल सभा अलग है, एक महिला अग्रवाल सभा अलग है, एक कुमाऊं वैश्य सभा है, एक भारतीय वैश्य संघ है। सबका उद्देश्य अपनी जो एक तरीके से समुदाय है उसे आगे बढ़ाना है। और प्रजातंत्र में पहले से ये कहा जाता है कि जितनी आपकी शक्ति होगी, जितनी आपकी स्ट्रेंथ होगी, उतनी ही आवाज हमारा सरकार या वहां तक पहुंचने में सहायता होगी। इसी क्रम में मैंने ये चाहा कि हम सब एक ही संगठन, एक ही बैनर के तले आ जाए। हमें इतने बड़े एक पदाधिकारी अपने संघ के संरक्षक के रूप में मिले हुए हैं, जो हमारी आवाज संसद में उच्च सदन तक भी उठा सकते हैं। ये अवसर बहुत कम मिलता है और इसलिए ही हमारा एक अभी हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, आ ही रहे, नाम लेते ही अशोक पैगिया जी, उनको मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। आपका एक विचार था कि अग्रवाल सभा के नाम से या वैश्य संघ के नाम से एक काशीपुर में भवन होना चाहिए। इसके लिए हम बहुत दिन से प्रयासरत थे, परंतु किसी कारणों से कोई इस तरीके का मौका नहीं मिल पा रहा था। आज नरेश बंसल जी के सानिध्य में ये मौका भी प्राप्त हुआ है कि हम जो भवन बनाना चाहते हैं उसके लिए भूमि का चयन करा है। इसमें आप सभी लोगों का सहयोग भी चाहिए होगा। उसके विषय में हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। हमारे पैगिया जी का ये प्रयास रहा है कि एक भवन काशीपुर में वैश्य समाज के द्वारा बने, जो सभी समुदाय के लिए, सभी जातियों के लिए कार्य करे। और उसमें जो आजकल की तारीख में व्यवसायीकरण हो गया है, एक मिडिल क्लास आदमी शादी वगैरह कर नहीं पाता है बड़े देख के, तो उसको एक उचित रेट में वो कराया जाए। इसी क्रम में एक स्थान हमारे द्वारा चयनित किया गया है, आप लोगों से अप्रूवल के बाद उसे फाइनल करेंगे। वो स्थान चैती मेले प्रकरण में है, प्रांगण में। उसी प्रांगण में स्थित कुछ जमीन मेरी भी है, जो मैंने अंकल से कमिटमेंट करा है कि अगर आप वहाँ फाइनल करेंगे तो मैं उसका अपनी तरफ से भूमि जो होगी वो दान दे दूंगा, उसका कोई पेमेंट नहीं लूंगा। और वो चयन सबके द्वारा होना चाहिए, किसी को बाध्य नहीं करा जाएगा। उसी में 25 तारीख से यज्ञ की भी आयोजन हो रहा है, जिसमें रुद्र अभिषेक होता है। उसके 3 प्रकार होते हैं, एक रघु रुद्री होता है, एक महारुद्री होता है। तो उसमें जो हम रुद्र पाठ करते हैं उसका अगर 121 बार पाठ करा जाता है तो उसे लघु रुद्र बोला जाता है। वहाँ उसका 4 गुणांक करके 484 बार पाठ करा जाएगा। आप सभी लोग उसमें भागीदार बनेंगे। उसका ड्रेस कोड रखा जाएगा कि आप धोती में आए। और 26 तारीख 25 को तो स्थापना होगी, 26 को सब लोग हवन करेंगे, ताकि बुद्धि जो अपनी वहाँ पे भूमि है उसका शुद्धिकरण आदि हो जाए। और उसके बाद 27 तारीख को पूर्णाहुति रहेगी। तो उसमें सब लोग भागीदार बने। और जो यहाँ नहीं आ पाए हैं आपके इष्टगण वगैरह, उनको भी बताएं कि समस्त वैश्य समाज द्वारा ये आयोजन होगा। इसके अतिरिक्त जो हमारा एकाग्रीकरण का कार्य है, और भी संघ से अभी हमने इनवाइट तो सबको करा था, जो भी और संगठन आए हुए हैं, इसमें प्रियंका अग्रवाल जी बैठी हैं, या एक महिला शाखा चलाती हैं अग्रवाल की। तो मैं चाहूंगा कि इसी में एक शाखा महिला का आप नेतृत्व करें। कोई वैश्य संघ, जो कुमाऊं वैश्य संघ है, जिसमें MP गुप्ता जी वगैरह हैं, वो उसको वरिष्ठ बना लें, कोई युवा विंग हो जाए, पर सारे एक ही बैनर के तरह हो, चाहे वो भारतीय वैश्य संघ नाम रखा जाए या कोई रखा जाए। जब तक हमारी एकता, स्ट्रेंथ या कुछ भी कहें आप, हम अपनी सरकार को नहीं दिखाएंगे, तब तक सरकार भी हमें तवज्जो नहीं देगी। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा पद से हमारे समूह के नरेश बंसल जी को नवाजा है, ये भी एक बार उसके लिए मैं चाहूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट से करना चाहिए। ठीक है, संघर्ष सब करते हैं, मौका हर एक को नहीं मिल पाता, पर ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि उन्हें इतने बड़े पद पे नवाजा गया। इसी के संग अपनी वाणी को विराम कहना चाहूंगा। सभी लोग स्वस्थ रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् तदाद्भवेत्।
भारत माता की। आज की अगरबंधु नारी शक्ति, और मैं देख रहा था और मैं नारी शक्ति को देख रहा था कि हमारी नारी शक्ति यहाँ बैठी है, बहुत गौर से सुन रही है। और जब राहुल ने कहा कि कुछ वक्तव्य होंगे और हमारे वक्ता बोलेंगे, तो इन्होंने गिनना शुरू किया कि अभी तो 2 हुए हैं और मंच पे कितने बैठे हैं। तो अभी राहुल बता रहे हैं कि सब नहीं बोलेंगे। तो किसी ने कहा कि जिस धरती के शासक मन से संत नहीं होते हैं, उस धरती की समस्याओं के अंत नहीं होते। और यहाँ मंच पे मुझे नरेश बंसल साहब, आदरणीय शैलेंद्र मोहन सिंघल साहब, वो शख्स दिखाई दे रहे हैं, वो शासक के रूप में हम नहीं कह सकते हैं, जो वाकई मन से संत हैं। और जब हम संत की बात करते हैं तो संत वो धर्म भजन पूजा पाठ वाले संत की बात नहीं कर रहे हैं। यहां हम संत की बात कर रहे हैं, वो संत जो अपनी सोच विकास की रखता हो, जो प्रगतिशील सोच रखता हो, वही इस राजनीति में संत का रूप धारण कर सकता है। तो अभी कहा गया कि हमारा जो उद्देश्य है यहाँ पर, ये हमारा वैश्य समाज जो इस काशीपुर क्षेत्र में है, इसकी दशा और दिशा कैसे बदली जा सकती है। फिर साथ में आशीष भाई ने कुछ और भी इसमें जोड़ा कि किस प्रकार से मेयर के चुनाव हैं और हम क्या करना चाहिए। मैं यहाँ एक बात रखना चाहूंगा इससे पहले, क्योंकि आशीष भाई तो सारी बात कह ही चुके हैं, कि एक बहुत बड़ा अंतर है सोच में। और वो मैं आपके समझ रखना चाहूंगा कि जब हम विकास की बात करते हैं तो हम मूलभूत सुविधाएं जो हमको मिलनी चाहिए, अगर वो मिल जाती है तो उसको भी हम विकास मानते हैं। क्या हम सबका अधिकार नहीं है कि हमें शिक्षा मिले अच्छी, हमें पीने का पानी मिले, हर व्यक्ति को अन्न मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, यातायात सुचारू चले, जल भराव की समस्या नहीं हो? क्या ये मौलिक अधिकार नहीं है? क्या ये विकास है? 2025 में अगर हम इन चीजों को विकास से जोड़ेंगे तो जो मोदी जी कहते हैं कि मेरा भारत 2047 तक, या 2047 ही कहते हैं कि 2047 तक विकसित देश बन जाएगा, तो वो किस तरह का विकसित देश होगा, सोचने की बात है। तो मेरा आग्रह है सबसे कि हम सब लोग वैश्य समाज के एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखते हैं, और वो रखते हैं कि आर्थिक शक्ति हमारे पास है। चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हों, चाहे यूरोप के किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हों, चाहे कोई भी हो, वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 21वीं शताब्दी में असली शक्ति है आर्थिक शक्ति। और आर्थिक शक्ति इस हॉल में बैठे प्रत्येक व्यक्ति के पास है। वैश्य समाज से ज्यादा संपन्न आर्थिक रूप से कोई और समाज नहीं। तो अब इस शक्ति से हम राजनीति को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और यहां हम कहते हैं कि हमें इन्फ्लुएंस करना है अपने अर्थ को बढ़ाने के लिए नहीं, इस देश के सामूहिक विकास के लिए। हमारी एक पूर्व राष्ट्रपति हुई, उन्होंने कहा कि ग्रोथ वो होती है जो इंक्लूसिव हो, जो समायोजित हो, जो सेक्शन जितने भी सोसाइटी के हैं सबकी ग्रोथ में आगे बढ़े, सबको ग्रो करने में सक्षम हो। तो यहां मुझे याद आती है एक बात कि किसी ने कहा कि राह कठिन हो जितनी, संकल्प मजबूत हो मेरा, नजर कमजोर हो मेरी, नजरिया मजबूत हो मेरा। तो मैं आप सबसे ही आग्रह करना चाहूंगा कि हमें ऐसे व्यक्ति को आगे लाना चाहिए। मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आगे 2047 तक का आपके सम्मुख आह्वान कर रहा हूं। हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है ऐसे व्यक्ति को आगे लाएं कि उसकी नजर भले ही कमजोर हो, लेकिन नजरिया मजबूत होना चाहिए, विजन उस व्यक्ति के पास होना चाहिए। ये तो हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये फेलियर हमारा है, ये हमें समझना पड़ेगा। और आखिरी बात, क्या समाज का विकास, क्षेत्र का विकास, शहर का विकास, प्रदेश का विकास और राष्ट्र का विकास सिर्फ राजनेताओं की जिम्मेदारी है?
सिर्फ शासकों या प्रशासकों की जिम्मेदारी है, हम नागरिकों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मेरा कहना है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई हैं। जब हम समझ लेंगे कि अधिकारों के साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, तो मैं समझता हूं कि काम बहुत आसान हो जाएगा। ये कूड़े का निस्तारण की बात करते हैं, तो क्या ये हम अपनी जिम्मेदारियां भली भांति निभाते हैं? अपने घर का कूड़ा बाहर नहीं डाल देते? क्या उसका निस्तारण हम सही करते हैं? हमें सोचना पड़ेगा। तो मैं तो ज्यादा, क्योंकि शायद कुछ और भी वक्ता हैं, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अच्छे लोगों को चुनें, अच्छे विजन वाले लोगों को चुनें और उनसे कंधा से कंधा मिला के हम आगे बढ़ें। और एक बात मैं इस बैनर से चाहूंगा, मुझे लगता है कि शायद नया ही बना है और बहुत यंग लोग हमारे इसको आगे बढ़ा रहे हैं, कि संवाद होते रहना चाहिए। ये जो डायलॉग है ना, इसकी बहुत कमी हो गई है। ये संवाद होना चाहिए और इसी प्रकार से हो, बड़ा हो, छोटा हो, कितने ही लोग हों, लेकिन हम किसी न किसी टॉपिक पे बातचीत करें और कंस्ट्रक्टिव बातचीत करें। तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए और अपनी बात रखने के लिए मौका दिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जब हम उसकी चर्चा करते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा वैश्विक परिदृश्य को भी देखें कि आज पूरे विश्व में सभी राष्ट्र, सभी समाज संगठित हो रहे हैं, उनका ध्रुवीकरण हो रहा है। उनका मंतव्य सामरिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, लेकिन लक्ष्य है अपना वर्चस्व प्रदर्शित करना और स्थापित करना। लेकिन हमारा वह समाज संगठित है, उससे और दृढ़ होने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि हमें वर्चस्व स्थापित करना, बल्कि इसलिए हम अपने अस्तित्व को बचा के रखें और हमें समाज और राष्ट्र में वो सम्मान मिले जिसके हम हकदार हैं। इस प्रकार के कई आयोजन में पहले भी मैं शामिल हुआ और कुल मिलाकर बात एक ही होती है कि हम अपने संगठन को मजबूत करें और राजनीति में अपनी जगह बनाएं। कहने को तो बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। बड़ी विडंबना है भारत में कि हमारी संख्या भी लगभग उतनी ही है जितनी सो कॉल्ड अल्पसंख्यक समाज की है। क्या कारण है कि हर राजनीतिक दल, हर नेता हर समय प्रलोभन और अनेक कार्यक्रम लेकर उनके सामने नतमस्तक रहता है, लेकिन हम उनकी गिनती में नहीं आते। फर्क सिर्फ ये है कि संगठन की जो शक्ति उनके पास है, हम उसका परिचय दे नहीं पाए। और उसका कारण है कि जब जब ऐसे अवसर आते हैं, हम अपने निजी स्वार्थों के कारण, त्वरित लाभ के कारण या किसी अन्य कारण से दलों में और समाज में विभक्त हो जाते हैं। जब भी हमें चयन का अवसर मिले, अगर हम संगठित हों किसी भी दिशा में, तो शायद हमारी स्थिति का आभास हर दल को होगा और जो कुछ हम हासिल करना चाहते हैं वो हमें मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि देश में और पूरे विश्व में अगर कोई सबसे अधिक कर देता है, आर्थिक रूप से राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान देता है, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है, तो हमारा वैश्य समाज ही है। और वैश्य समाज की स्थिति को अगर मैं कुछ चंद पंक्तियों के माध्यम से प्रकट करना चाहूँ तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। बड़ी पुरानी पंक्तियाँ हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैलेंगे उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैलेंगे उनके पर बोलते हैं। वो खामोश रहते हैं अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आज हमारे हुनर जमाने में बोल रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ खामोश है। हम अपने पंख फैलाकर उड़ना चाहते हैं, उड़ भी रहे हैं, लेकिन मंजिल बहुत दूर है।
इसे हम कैसे प्राप्त करें? निश्चित रूप से हमें समाज के साथ साथ राजनीतिक सहयोग भी चाहिएगा और उसके लिए आवश्यक है कि हम जब भी अवसर मिले ऐसे व्यक्ति का चयन करें, ऐसे दल का चयन करें कि हम सुरक्षित रहें, हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे, हमारी भावी पीढ़ी सुरक्षित रहे और राष्ट्रीयता जिसका भाव अक्सर देखने को मिलता है विभिन्न दलों में, वो सुरक्षित रहे। तभी हम सभी हमारे अस्तित्व है। जहाँ तक बात भवन निर्माण की है तो मैं सबसे पहले देना चाहता था शक्ति भैया को बधाई और शुभकामनाएं। इस कार्य का उन्होंने बीड़ा उठाया और एक कहावत है लीड बाय एग्जाम्पल, तो उन्होंने भूमि दान देकर एक बहुत बड़ा कार्य किया, एक बीज रोपित किया कि निश्चित रूप से प्रफुल्लित होगा, पल्लवित होगा और एक जैसी हम अपेक्षा करते हैं। आज दोपहर में इतनी चर्चा हो रही थी तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है। हालांकि इस विषय में अशोक पैगे साहब से भी कई बार मेरा विचार विमर्श हुआ, मतभिन्नता भी रही, लेकिन जैसा आप सबका मत बनेगा हम सब लोग मिलकर इस पुनीत कार्य में अपनी आहुति देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ आपने अपनी बात रखी। अब मेरा निवेदन है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह अंकल जी से, कृपया वो हमारा मार्गदर्शन करें। यहाँ पर पधारे हमारे मुख्य अतिथि, हमारे सांसद, भारतीय जनता पार्टी के, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो सबसे वरिष्ठ नेता और सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, आपकी वोट यूपी, राजस्थान और हरियाणा तक, दिल्ली तक रही है। आप हमारे बीच में आए हैं, हमारा सौभाग्य है। और आपने जिस तरह से अपनी उपस्थिति पार्टी में दर्ज कराई, समाज में दर्ज कराई, और मुझे पता है कि देहरादून, पूरे गढ़वाल इस तरह के वैश्य सम्मेलन आप जगह जगह करते रहे हैं और इसमें संगठन और ज़्यादा बढ़े। पंचवासी हमारे अशोक जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अग्र समाज की सेवा में लगाया, और मुझे ध्यान है कि जब भी अखबार सभा में आते थे तो आप अकेले या एक दो साथियों के साथ इंतजाम करने में लगे रहते थे। साथ में आशिका का अंदाज अब निखरता जा रहा है और हमें लगता है कि नेता हम पीछे रह गए, आप आगे आ गए। अच्छी बात है, हम तो कहते हैं ऐसे नेता तो आगे बढ़े, कोई बुराई नहीं। देवेंद्र जी हमेशा चिंतित रहते हैं और समाज की सेवा में हमेशा उनकी भूमिका रहती है। रस्तोगी जी जो बहुत ही हमारे काशीपुर के बहुत पुराने हो और सब समाज उनको रिस्पेक्ट देता है। उनके साथ सुशील जी, हमारे विष्णोई जी, प्रदीप जी पैगिया जी, और उनमें खासियत रही कि वो भी हमेशा समाज के लिए रहे कि उन्होंने एक इतना बड़ा यहाँ पर घोषणा की कि आज पहले समाज के अंदर कोई भी पुनीत कार्य होता था, सब लोग दान दे दे के करते थे और समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। अब आदमी आगे बढ़ता तो है पर एक दो कदम ही आगे बढ़ता है। आपने इतना बड़ा यहाँ पर घोषणा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा और यही कामना करूँगा कि माँ लक्ष्मी हमारी जो कुलदेवी है वो आपको इसी तरह से आगे बढ़ाती रहे और आप समाज की सेवा करते रहे। राहुल भैया जो बहुत अच्छा मन संचालन कर रहे हैं और सभी उपस्थित साथियों, हमारी भाभियाँ, बहनें, प्यारी बच्चियों, पत्रकार साथी, काशीपुर एक ऐसी नगरी रही जो पूर्व में जब हम पहले काशीपुर में रहता था, पिताजी के साथ यहाँ पढ़ते थे, फिर जसपुर शिफ्ट हुए, तो ये एक वैश्य समाज से, यहाँ पर वैश्य समाज बहुत प्रमुखता से जाना जाता था, यही नहीं आसपास के रीजन में जाना जाता था और अब भी सक्षम है। जैसे मंच से बात आई, आर्थिक रूप से भी सक्षम है, एक उनकी आवाज़ है, पर राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं कमजोर हुआ। जब आज से 20 साल पुरानी बात करें तो यहाँ पर राजनीतिक आवाज़ हुआ करती थी,
और धीरे धीरे वो कम रही। आशीष भैया जैसे 2-4 बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति बनाते हैं, पर जो बात होनी चाहिए थी, देखिए हम अपने बैठे तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरियाँ रही, और उसके कारण शायद ये रहा कि हमारा समाज भी जो लोग आगे आना चाहते हैं उनको उस तरह से उसको उत्साहित नहीं किया जिस तरह से हमें करना चाहिए, क्योंकि हम अपने अपने बिजनेस में लग जाते हैं, अपने अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, और शायद ये नहीं समझ पाते कि हमारे अंदर से कोई व्यक्ति आगे बढ़े राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, वो कितना हमारे लिए काम कर सकता है, मुसीबतों में, परेशानियों में वो हमें मदद कर सकता है। उस चीज़ को हम नहीं समझ पाए, क्योंकि लगता है कि हम सब सक्षम हैं, हम जैसे तैसे ऐसे वैसे अपना काम करा लेंगे, हमें कोई लीडर की जरूरत नहीं। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुझे ध्यान आता है जब रुद्रपुर जिला बना और काशीपुर के जिले की मांग इतनी पुरानी थी, मायावती ने जिला बनाया, काशीपुर के लोग पीछे रह गए। उनको जो चीज़ की आवश्यकता थी वह हम लोग नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि सक्षम होने के बाद भी नहीं कर पाए, और रुद्रपुर वाले कुछ लोग मिले, उन्होंने फटाफट उनकी पूर्ति कर दी, रुद्रपुर जिला बन गया, और रुद्रपुर कितना आगे बढ़ गया, काशीपुर वहीं का वहीं रह गया। तो कभी समय आता है, कोई मोड़ ऐसे आते हैं जीवन में, जब हम अगर उस समय चूक गए तो हम फिर पीछे रह जाते हैं। और तिवारी जी के बाद सही मायने में काशीपुर की जो आवाज़ होनी चाहिए थी, एक समय यह था कि अगर हम दक्षिण भारत में भी जाते थे और काशीपुर का नाम लेते थे तो लोग ये समझ जाते थे कि काशीपुर तिवारी हो, तिवारी एक कहकर बुलाते थे। और आज शायद काशीपुर को हमें गूगल मैप पर समझाना पड़ता है कि भाई यहाँ काशीपुर है, यहाँ जसपुर है, यहाँ रामनगर है। जो चीज़ें हमारी पहचान थी वो करीब करीब काफ़ी लुप्त हुई। तो इसमें जब हम बात करें तो राजनीतिक सोच और राजनीतिक उसके द्वारा जो विकास होना चाहिए, अगर हम उसको सोचेंगे तो फिर से अपना वो स्थान प्राप्त कर पाएंगे। IIM यहाँ बना, IIM बना, और उसके बाद तिवारी जी ने IIM दिया, उसके बाद यहाँ पर कोई एक ऐसा पुनीत कार्य नहीं हो पाया जो काशीपुर के हिसाब से हो रही, जबकि ये बंसल जी सबसे ज़्यादा हाईली एजुकेटेड सिटी, जैसे देहरादून अगर गढ़वाल में कहें तो कुमाऊं के अंदर हल्द्वानी भी पीछे थी एक समय, जो यहाँ पर एजुकेशन का स्तर था, पर किसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस समय फिर से एक मौका मिला है, हमारी सरकार है, और अगर हम लोग फिर से उस बात को सोचें कि हमारी पहचान कैसे फिर से बन सकती है, कैसे हमें प्रतिनिधियों को आगे करना है, तो उसका अगर हम सोचेंगे तो फिर से काशीपुर का विकास, जो हम बहुत सी बातें मन से आई उन्हें नहीं, भविष्य हमारा कहाँ उज्जवल होगा उस पर जरूर विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। भारत माता की महाराजा अग्रसेन की, महाराजा अग्रसेन की, कुलदेवी माँ लक्ष्मी की, कुलदेवी माँ लक्ष्मी की। राष्ट्रीय वैश्य महासंघ के इस आयोजन में मैं मुख्य अतिथि के रूप में आया, और आप सब ने जिस गर्म जोशी के साथ मेरा स्वागत किया है, मैं भी हृदय की गहराइयों से आप सबको नमन करता हूं, आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मित्रों, वैश्य समाज की अपनी एक समृद्ध परंपरा है। इस समाज पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा है, लेकिन वो कृपा इसलिए है कि समाज का हाथ हमेशा यूं रहता है, इसने कभी यूं नहीं किया। और मां लक्ष्मी भी कहती है कि जब तक आपका हाथ दूसरों के सहयोग के लिए, समाज के कल्याण के लिए देने की स्थिति में रहेगा, मेरी तुम पर असीम कृपा रहेगी, कभी कोई कमी नहीं आएगी। और हम में से सब जानते हैं जो यहाँ बैठे, वो जितना दान करते हैं उतनी समृद्धि बढ़ती है। दान देने से घटता नहीं है,
जिस प्रकार कहते हैं कि नदी का नीर कितना भी ले ले लोग घटता नहीं है, ऐसे दान देने से भी घटता नहीं। देश के अंदर जितनी भी धर्मशालाएं होंगी, अस्पताल होंगे, स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होंगे, मैं ये कह सकता हूं कि 80% वो वैश्य समाज के लोग होंगे। मैं देश भर में जाता हूं, अनेक स्थान पर मुझको महाराजा अग्रसेन कॉलेज, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब देखने को मिलते हैं जिसमें गरीब बच्चों की भी पढ़ाई होती है। तो ये समृद्ध परंपरा है। अभी पवन जी ने चर्चा की कि आज के युग में विश्व के अंदर जो स्पर्धा है वो आर्थिक सामर्थ्य की है। हम सब जानते हैं कि जिस समय मोदी जी सत्ता में आए तो आर्थिक दृष्टि से देश 11वें नंबर पर था और 10 वर्षों में हम विश्व की 5वीं आर्थिक ताकत बने हैं। और जब देश ने आजादी की अमृतोत्सव मनाया, 75 वर्ष मनाए, तो हम उस इंग्लैंड को पीछे धकेलकर आर्थिक ताकत बने जिसके हम 200 साल तक गुलाम रहे। मैं कह सकता हूं कि इसमें भी बहुत बड़ा योगदान आप सबका है, क्योंकि आर्थिक समृद्धि की गणना आर्थिक आधार पर होती है और बड़ी जल्दी हम तीसरे स्थान पर पहुंचेंगे विश्व में। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि 2047 में हम जब आजादी की स्वर्ण जयंती मनाएंगे तो देश विश्व का विकसित राष्ट्र बने। इसके लिए उन्होंने कुछ 5 संकल्प भी दोहराए, उनको मैं नहीं दोहराऊंगा, समय ज्यादा लगेगा, लेकिन 2 संकल्प मैं भी दोहराना चाहता हूं जो पवन जी ने कहा कि मौलिक अधिकार जहां है वहां संविधान ने मौलिक कर्तव्य भी बताए हैं। और मैं तो जब उसका विश्लेषण करता हूं तो अगर हम सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करें तो सबके अधिकारों की रक्षा हो जाती है। माता पिता का कर्तव्य बालक का अधिकार है, बालक का माता पिता की सेवा करना बालक का कर्तव्य है, माता पिता का अधिकार है। इसी प्रकार सारे विषय में किसी भी चीज में आप देखें, अगर हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो सबके अधिकारों की रक्षा हो जाती है। और देश प्रगति पर कब चलेगा, अभी उसकी भी चर्चा आएगी। इंक्लूसिव प्रोग्रेस, समावेशी प्रगति, सबको साथ में लेकर। और अभी जो नीति आयोग की भी और फिर स्टेट बैंक की भी जो रिसर्च आई है उसमें आया है कि पिछले 10 वर्षों में हमने इंक्लूसिव प्रोग्रेस इतनी की है कि अति गरीबी की रेखा से 25 करोड़ लोग ऊपर आए हैं। जहां वो पहले 24% थी वो 4.86% पर आ गई। शहरों में वो 4.2% पर आ गई। तो इस प्रकार से प्रगति हुई है, देश का जीडीपी बढ़ रहा है। आप सब जो आर्थिक जगत के लोग हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, आपके बिना ये संभव नहीं है। चुनाव आएंगे जाएंगे, चुनाव आते रहते हैं, चलते रहते हैं, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन ये जरूर सोचना पड़ेगा। आज तो मुझे कहने में भी कोई आपत्ति नहीं है कि मैं अग्रवाल समाज की नहीं वैश्य समाज की बात कर रहा हूं, जिसके बैनर पर हम बैठे हैं। तो प्रधानमंत्री जी आपके समाज के हैं, जो देश को 10 वर्षों में इतनी प्रगति पर लेकर आए कि देश के अंदर हर रोज एक डिग्री कॉलेज खुला, हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी खुली,
हर सप्ताह 5 वर्षों में एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली। हवाई अड्डे 10 वर्षों में दुगने हो गए। आजादी के 60 साल तक जहां एक एम्स था, अटल जी आए तो 5 एम्स और मिले। पिछले 10 साल में मोदी जी ने 15 एम्स और दिए हैं, आज 22 एम्स काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की सीटें दुगनी हो गई। इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों को चांस मिल रहा है। आज विदेशों में हमारे आईटी के बच्चों की धूम है, पूरे विश्व के अंदर मांग है। स्किल डेवलपमेंट में बहुत आगे बढ़े हैं। मैं स्किल डेवलपमेंट की स्टैंडिंग कमेटी में हूं। जब आंकड़े सामने आते हैं तो पता लगता है कि हमारे युवाओं में कितना टैलेंट है, कितना आगे बढ़ रहे हैं। हमारे आईटी के बच्चों की आज पूरे विश्व के अंदर डिमांड है। और वो बच्चे जब विदेश में जा रहे हैं तो बहुत सारी फॉरेन करेंसी तो बेचते हैं, लेकिन वापस आकर भारत मां की सेवा भी कर रहे हैं। वैसा वातावरण भी उनको मिल रहा है। मेडिकल के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं। गरीबों को भी आप सब जानते हैं कि दवाइयों के मामले में कितना गरीब आदमी पिसता था। जन औषधि केंद्र के माध्यम से 50% से लेकर के और 90% तक सस्ती दवाइयां मिल रही हैं। 5 साल में गरीब आदमी को 10,000 औषधि केंद्र के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाता कि 12 करोड़ गैस के सिलेंडर मिले हैं, नल से जल पहुंचा है, शौचालय मिले हैं, मुद्रा लोन के माध्यम से माताओं बहनों की शक्ति बढ़ी है। पहली बार किसी ने सोचा है कि स्ट्रीट वेंडर, रेहड़ी वाला, पटरी वाला, फेरी वाला, उसको भी बिना गारंटी के आज बैंक से लोन मिला है। और ऐसे ऐसे आंकड़े मैंने देखे हैं कि जिसने पहले 10,000 दिया वो चुका दिया, फिर 20,000 मिला उसको, फिर वो 50,000 मिले। स्ट्रीट वेंडर को छोटी पूंजी की आवश्यकता होती है, पर आवश्यकता होती है। जिनके बारे में किसी ने नहीं सोचा, जिनको किसी ने नहीं पूछा, उनको मोदी जी ने पूजा, उनकी पूजा की वास्तव में। तो देश आगे बढ़ रहा है, पर सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। देश के अंदर हमारे कानून बनते थे। पवन जी इस बात को जानते होंगे कि हम गुलामी के समय के बने हुए कानून को ढोकर चल रहे थे, जिनका आज कोई मतलब नहीं था। ऐसे 2000 कानून हमने रद्द किए जो कालबाह्य हो रहे थे। जनता बेकार में लेकर ढो रही थी, न्यायपालिका ढो रही थी, वकील ढो रहे थे, न्यायाधीश ढो रहे थे। इतना ही नहीं, हमारे जो 3 इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल पेनल कोड, एविडेंस एक्ट, ये सब अंग्रेजों ने बनाए थे, उनके कार्यकाल के थे। और उन्होंने किस लिए बनाए थे? उन्होंने उनको अपमानित करने के लिए, दंडित करने के लिए बनाए थे, हमको न्याय देने के लिए नहीं बनाए थे। इसलिए बनाए थे कि हम उससे भयभीत होकर उनकी गुलामी करते रहे। न्याय देने की प्रक्रिया है, दंड संहिता नहीं है, वो न्याय संहिता है। भारतीय न्याय संहिता हमने इसी सदन में पारित की है। मुझे सौभाग्य मिला है उसको पारित करने में, इसलिए आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। ये भारत के गौरव को बढ़ाने वाली चीजें। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा कि हम गुलामी की मानसिकता से बाहर आए। अजब खेल चल रहा था 75 साल से। हमारा देश का बजट हमारे लिए हम बनाते थे। ऊंचा रहेगा, कभी समाज का सिर झुकने नहीं दिया है, हमेशा समाज के साथ खड़े हैं। किसी भी दुख में, सुख में आपको निर्णय लेना पड़ेगा। अनेक लोगों की रिश्तेदारियां होती है, मित्रता होती है, अनेक चीजें होती हैं, पर जब राष्ट्र धर्म सामने आता है तो सब कुछ छोड़कर राष्ट्र के हित में निर्णय लेना पड़ता है। इसलिए चुनाव में निर्णय देश को प्रथम रखकर निर्णय लें कि हमारे निर्णय से देश का हित है या अहित है। हमारा व्यक्तिगत कोई काम होगा, व्यक्तिगत कोई कारण होगा, वो बाद में भी पूरा होगा, क्योंकि हम भामाशाह के वंशज हैं, जिसने देश के इस विद्या के लिए अपने बोरे खोल दिए। हम उस टोडरमल के वंशज हैं जिसने देश की अस्मिता के लिए सोने की असरफियां उस स्थान पर बिखेर दी और खड़ी करके चल ली आताताइयों ने, लेकिन वो पीछे नहीं हटा देश की अस्मिता के लिए। हम उनके वंशज हैं।
इसलिए देश को सामने रखकर देश के हित में क्या है तब आप निर्णय लेना। मैं समझता हूं मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जब आप इस प्रकार से निर्णय लेंगे तो आपका निर्णय निश्चित रूप से सही होगा, क्योंकि मुझे आपकी बुद्धि पर भी और आपकी समझदारी पर भी पूरा विश्वास है। आपने मेरी बात को सुना, मुझे आपके बीच में आने का अवसर मिला, महाराजा अग्रसेन के वंशजों का दर्शन करने का मुझे अवसर मिला, उसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ। आप सब कुशल रहें, समृद्धशाली रहें। आने वाले वर्ष के त्योहारों में मकर संक्रांति आ रही है, आप सबके घर में सुख समृद्धि रहे, इस कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सहयोग देंगे कि जोरदार तालियों से करें। और मैं निवेदन करूंगा शांति से कि दीपक वाले भैया को यहाँ बुलाएं और अब उनको ये बात रखें कि वो हमारी बात, हमारी समस्याएं वैश्य बंधुओं को प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और लोकल स्तर पे जो भी हमारी वैश्य बंधुओं की समस्याएं हैं, कुछ काम है, वो करने का आज यहाँ पर संकल्प लेके जाएं। शक्ति अगर की भारत माता की जय। आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम होते रहेंगे। और मैं बिश्नोई सभा की ओर से ये कहना चाहूंगा कि बिश्नोई सभा जब से यहाँ काशीपुर में है तो हमेशा ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट किसी भी चुनाव में आया है, बिश्नोई सभा ने उसका समर्थन किया है। और आज भी मैं बिश्नोई सभा की ओर से ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर प्रत्याशी महाराजा अग्रसेन की जय, महाराजा अग्रसेन की तालियां रुकनी नहीं चाहिए, ये हमारे और मेरा आज के अपने मुख्य अतिथि श्रीमान नरेश बंसल जी से भी निवेदन है कि कृपया भाई साहब कृपया आगे आइए। अगर सब लोगों में एनर्जी आ गई कि कुछ खा पी के तो तालियों की गड़गड़ाहट में दिखना चाहिए कि कितना जोश है हम सब में। मेरा अपना भारतीय श्री उदित अग्रवाल जी मेहता आपसे निवेदन है कि कृपया मंच पर आए। हमारे अध्यक्ष श्री सत्यम है कि कृपया श्री नरेश बंसल जी का और श्री दीपक बाग जी का शॉल उड़ाकर सम्मान करें। सभी संरक्षक, हमारे जितने भी संरक्षक हैं, सौरभ भैया, भाग्य भैया, उदित भैया, राम अंकल, ब्रह्मी भैया, भारतीय वैश्य महासंघ के कुमाऊं अध्यक्ष श्री शक्ति अग्रवाल जी, अध्यक्ष श्री सत्यम अग्रवाल जी, आप कृपया शक्ति भैया से निवेदन है कृपया भाई साहब को गदा देकर के उनका स्वागत कीजिए। वैश्य संघ के सभी पदाधिकारियों से निवेदन। जय जय श्री राम, जय करो वीर बजरंगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। महाराजा अग्रसेन जी की जय हो। खान साहब मैं देख नहीं पा रहा, मुझे सबको नहीं, सारे अपने बैठे हैं ना, इसलिए मंच पर आसीन हमारे अग्रज और बड़े मेरे लिए बहुत आदरणीय पूजनीय हमारे सांसद महोदय श्री नरेश बंसल जी, बड़े भाई जो अभी 6-7 दिन पुरानी घटना है, रात को लगभग
10 सवा 10 बजे 10:30 बजे का टाइम होगा और जसपुर से करीब 150-200 युवा साथियों के साथ काशीपुर में जो मेयर का भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है वहां पर पहुंचे। ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय पूर्व विधायक जसपुर श्री शैलेंद्र मोहन सिंघल जी, जहां मुझे हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा है, चाहे मिलकर या फोन द्वारा, ऐसे बड़े भाई श्री देवेंद्र जिंदल जी, और कभी भी जब मिलते हैं तो बैठकर बातचीत करते हैं और मुझसे सलाह मशवरा भी कर लेते हैं। ऐसे श्री राकेश गुप्ता जी, भाभी लोग, बहनें, मैं सबको एक तरफ से अगर मेरी परीक्षा लेनी हो तो मैं एक तरफ से सबको नाम से बुला सकता हूँ। कहाँ हूँ आप लोगों से? अगर मैं यहाँ बैठे हुए वो जो आप लोग सोचेंगे मुझे नहीं पता होगा, वो तीसरी लाइन में कन्हैया भैया, गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? तो मेरा कहना यह है कि चुनाव में हर वर्ग और हर समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बस एक विशेष समुदाय को छोड़कर। ये बात तो तय है, मुझे कहने में हिचक नहीं है, लेकिन ये तो बात चुनाव की थी, ये बात राजनीति की है, लेकिन वैश्य समुदाय भारतवर्ष में इस देश की जो नींव है वो इसी के कंधों पर टिकी हुई है। लोग ऐसा इसलिए कहते हैं कि वैश्य समुदाय व्यापार के क्षेत्र में अग्रणी समुदाय है, लेकिन मैं इस बात को पूरा सही नहीं मानता। ये बात आधी है। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां वैश्य समुदाय नहीं है? व्यापार में अग्रणी है क्या? राजनीति में नहीं है क्या? समाज सेवा में नहीं है? आप एक तरफ से सामाजिक संस्थाओं को देखना शुरू कीजिए, निःशुल्क अस्पतालों की लिस्ट देखिए कि उनको चलाने वाली संस्थाएं वैश्य समुदाय से जुड़ी हुई है। निःशुल्क भोजन देने वाली संस्थाओं को देखिए, विद्यालयों को देखिए और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को देखिए, कहां नहीं है वैश्य समुदाय। सिर्फ व्यापारिक क्षेत्र की बात नहीं करूंगा, और इस समुदाय की एक और जो विशेषता है कि इससे शांत समुदाय कोई नहीं है। जो सब कुछ देश की आर्थिक स्थिति में, देश की सामाजिक स्थिति में लोगों के आंसुओं को पहुंचने में इस समाज से आगे कोई नहीं है, लेकिन उसके बदले में उसको कुछ भी नहीं चाहिए होता, कुछ भी नहीं चाहिए होता। मैं आप लोगों के सामने सिर्फ इतना कहने आया हूं, यहां बहुत सारे मेरे बड़े और छोटे बैठे हैं, अपने अच्छे या खराब जिस वक्त में भी उन्होंने मुझे याद किया है, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूं और मैंने हर संभव प्रयास नहीं किया, अपनी पूरी ताकत लगाई है। मैं इस मंच पर बैठे हुए अपने अग्रजों के सामने एक संकल्प लेता हूं,
मैं व्यापारिक रास्ता छोड़कर राजनीति में आया हूं, ये मेरा फैसला है। मैं अपनी पारिवारिक दायित्व को पूरा करके राजनीति में आया हूं, ये मेरा फैसला है। आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं निवेदन करता हूं, और आप लोग अपने व्यापारिक गतिविधियों को संभालिए और उसमें आने वाली परेशानियों को मैं संभालूंगा। जीवन तो एक ही मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसको जीना कैसे है, ये फैसला हमारा है, हम लोगों का है। जब मैं देखता हूं, मुझे नरेश फैसल के सामने कहने में हिचक नहीं है, जब मैं देखता हूं कि अधिकारी वर्ग किसी को परेशान कर रहा है, तो मैं दुखी नहीं होता। मैं उसकी परेशानी को समाप्त करके दम लेता हूं। यहां ऐसे लोग बैठे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 20 से 25 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने हमारे आदरणीय, हमारे पूजनीय श्री हरभजन सिंह चीबा जी को, जो हमारे अब पूर्व विधायक है, उनको पहली बार टिकट दिया, तो भाई साहब इस काशीपुर में बहुत गुंडागर्दी थी। उसके बाद वो गुंडागर्दी और उगाही बंद हुई। उन्होंने किसी को नहीं मारा, लेकिन उन्होंने अपना राजनीतिक संरक्षण कभी किसी समाज विरोधी आदमी को नहीं दिया। आज उनके पुत्र शहर विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीबा जी हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने काशीपुर शहर की बागडोर मेरे हाथ में दी, जो आपके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है, तो मैं उनके साथ आदरणीय पूर्व विधायक श्री हरभजन सिंह चीबा जी की विरासत को आगे बढ़ाऊंगा। कभी भी कोई ऐसा जो समाज विरोधी है, वो मेरे आसपास ना आज तक दिखा है और ना दिखेगा। मैंने आपसे कहा कि राजनीति में आने का निर्णय मेरा है। मुझे राजनीति से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको एक विश्वास करना पड़ेगा। ये जो जिद है इस शहर को सुंदर, स्वस्थ और सुरक्षित बनाने की, जो आज मौका मिल रहा है उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, मुझे वो मौका हाथ से छूट ना जाए। मैं घर से निकला हूं राजनीति के द्वारा अपने शहर को, जिससे हम सब लोग प्यार करते हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए। अगर ये मौका निकला तो मैंने कहा कि मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। क्या होगा कि मैं घर ही बैठ सकता होगा इस जेल से जाकर, लेकिन इस जीवन में मुझे दुख होगा कि जो मैं इस शहर में करने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए जो सपने लेकर आया था, वो सपने मेरे सपने ही रह गए। मैं अपने बड़े भाइयों से, छोटे भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन बिना आपके साथ के नहीं हो सकते। एक बार मेरा साथ दीजिए, मुझे सहयोग कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस विजन से काम कर रहे हैं,
उस विजन को मैं काशीपुर में भी उनके प्रतिनिधि के तौर पर लाना चाहता हूं। मेयर जैसे दिमाग में मेयर आता है, ये एक शब्द है, जैसे ही दिमाग में मेयर आता है तो लगता है कि मेयर का काम सड़क, नाली, खड़ंजा, स्ट्रीट लाइट, खंबा, पानी के नल, ये ही होता होगा। ऐसा नहीं है। हम जिन बड़ी बड़ी योजनाओं की बाट जो रहे हैं, वो योजनाएं अब इस काशीपुर का इंतजार कर रही है। एक मौका तो दीजिए। योजना 10-20 करोड़ की नहीं, 100 करोड़ की और 500 करोड़ की होगी, लेकर मैं आऊंगा। मैं जानता हूं कि आप सब लोग भी अपने शहर से प्यार करते हैं, अपने शहर को बेहतर देखना चाहते हैं। हम सब मिलकर इसको सुंदर, स्वस्थ, सुरक्षित बनाएंगे। मेरी आवाज अगर पास नहीं हो रहा तो मैं पहले आप ही की बात का जवाब देता हूं। इस मंच से खड़े होकर जरूरी होगी आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहां ऐसे लोग बैठे हैं जिनके लक्ष्य पास हुए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपके लिए बोल रहा हूं, इस मंच से बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। आप मेरी बात सुनिए, सिर्फ एक बात सुनिए। आपकी फाइल कहां पर है? 7 तारीख के बाद। तो 7 दिन मैंने इसलिए लिए हैं, मेरे पास कैलेंडर नहीं है। अगर उसमें छुट्टियां नहीं हुई, सुनिए मेरी बात, उस है अच्छा, मैं कुछ और कहना चाहता हूं। अगर आपकी औपचारिकताएं पूरी हैं तो नरेश भाई साहब, मैं आपके सामने कह रहा हूं, अगर इनकी औपचारिकताएं सारी पूरी हैं, मैं सुबह 8:30 बजे घर से निकल जाता हूं और 1 बजे लगभग घर पहुंचता हूं। तो आप 8:30 से पहले या आप मुझे मोबाइल पे डिटेल भेज दीजिए। अगर आपकी औपचारिकताएं पूरी हैं तो नक्शा पास होना आचार संहिता में नहीं आता। मैं आपका नक्शा, अब मेरी बात को आपको सुनना है, मेरा निवेदन है, आपका नक्शा आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, अपना फाइल नंबर, मैं 72 घंटे में अभी करा कर दूंगा। यह बैठे हैं ऐसे लोग, आचार संहिता में नक्शा पास होने में कोई रुकावट नहीं है। तो मेरा कहना है कि 8 महीने आपको इसलिए हो गए क्योंकि आपने मुझसे कहा नहीं। अगर कह दिया होता तो 8 दिन भी नहीं लगाता। तो मैं अब ज्यादा ना कहते हुए अपनी बात को इस बात से समाप्त करता हूं कि जब मैं वहां से आ रहा था तो जो भाव मेरे मन में थे कि जिस सम्मान से आप लोगों ने मुझे यहां पर बुलाया, मैं इसके लिए आपका हृदय से आभारी हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उससे आपका मस्तक गर्व से ऊंचा होगा, मैं नीचा नहीं होने दूंगा। वैश्य समाज की यही पुकार, वैश्य समाज की यही पुकार। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने सोचा है कि अगर आप नगर निगम में मेयर बनने का अवसर मुझे देते हैं तो बोर्ड के अलावा, जहां पार्षद और मेयर होता है, उसके अलावा जो हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं,
इंडस्ट्रिस्ट है, साइंटिस्ट है, किसी निर्माण विभाग से रिटायर हुए हैं, तो वो रिटायर नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी नौकरी को पूरा करके घर में बैठे हैं। मैं ऐसे 20 लोगों की कमेटी, जिसे मैं सुझाव कमेटी कहूंगा, सबसे पहला मेरा काम ये होगा जिससे कि हर वर्ग, हर विशेष और हर प्रोफेशन का आदमी मुझे सलाह दे सके कि हमने शहर को बेहतर कैसे बनाना है। तो शरद बैसर ने मुझसे कहा कि आवाज, गला बैठ गया है। मैंने